चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदान और राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन। सिलेबस में तो दे रखा है पूर्वी औद्योगिक प्रदेश दे रखा है। औद्योगिक प्रदेश क्यों कहा जाता है तो उसके पीछे कारण है कि ये वह भाग है जो राजस्थान का काफी कृषि की दृष्टि से देखें तो या फिर औद्योगिक दृष्टि से देखें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की दृष्टि से देखें, हर प्रकार से काफी जो विकसित जो क्षेत्र है वह इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस कारण ये काफी बड़ा एक औद्योगिक प्रदेश है। तो ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। विशिष्ट क्यों है ये हमें देखा है कि एक तरफ तो ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा भी करता है, मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अतिरिक्त टोंक जिले को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। समुन्नत क्यों है? क्योंकि ये वह क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा यानी राजस्थान का जो अरावली है, अरावली का जो पूर्वी भाग है और उस अरावली के पूर्वी भाग में राजस्थान की जितनी भी जो नदियां अरावली से निकलती है वो सारी की सारी नदियां इस दिशा की ओर जाती हैं और वहां पर अपना बेसिन बनाती है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। और नदियों द्वारा मैदानी भाग है इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर कृषिगत सुविधाएं आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी, सिंचाई सुविधाएं भी बेहतरीन विकसित मिलेगी तथा रोजगार अधिक मिलने के कारण, कच्चे माल की अधिकता होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, औद्योगिक धंधे, नगरीकरण, हर प्रकार की जो बेसिक सुविधा है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो इसके अंतर्गत हम बनास का बेसिन, यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसका यमुनांतरण प्रदेश तथा उत्तरी चंबल बेसिन को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। अगर हम इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम इसको लॉकेट करते हैं मैप के अंतर्गत, तो मैप के अंतर्गत अगर इसको लॉकेट करेंगे तो ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, सॉरी उत्तरी का जो पूर्वी मैदानी जो भाग है, उस मैदानी भाग को हम इस प्रकार से लॉकेट कर सकते हैं कि ये जो भाग है, हम अगर देखें कि हमारा जो राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप को हम यहाँ पर पूरा लॉकेट करते हैं और लॉकेट करने के बाद ये है हमारा राजस्थान। और राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो मुख्य पर्वतमाला है जिसे अरावली पर्वतमाला कहा जाता है, तो अरावली के ठीक इस तरफ का भाग यहाँ पर मैं इस प्रकार से बांट लेता हूँ कि ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसके अंदर थोड़ा सा बहुत शामिल किया जाता है। अब ये जो पूर्वी मैदान है, अब इस पूर्वी मैदान में बहुत सारी नदियां बहती हैं। नदियों की अगर बात करें तो ये जो भाग है जहां पर यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रूपा रेल। रूपा रेल के बाद ये आपका बाणगंगा का बेसिन कहलाता है क्योंकि बाणगंगा और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती है। यहाँ पर दो नदियां जिसका नाम है, एक का नाम है पार्वती और एक जो नदी है जिसका नाम है गंभीरी। तो पार्वती और गंभीरी नदी जो है दोनों ही यहाँ से पास आउट होती है। तो नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बनास नदी का बेसिन, अब बनास नदी का जो बेसिन है तो बनास और उसकी सहायक नदियां जो है किस प्रकार से चलती है, तो बनास नदी ये मुख्य नदी है। अब बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां, सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ से जो निकलती है उसको मोरेल कहते हैं, मोरेल। फिर है मानसी नदी। फिर यहाँ पर आपको खारी नदी देखने को मिलेगी। खारी के बाद यहाँ पर आपको कोठारी नदी मिलेगी। कोठारी के बाद यहाँ पर आपको बेड़च नदी का भी उद्गम देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरी जो मुख्य नदी है वो है चंबल। तो चंबल नदी भी यहीं से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से होते हुए यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और इस प्रकार से यानी यहाँ से बहती हुई यानी मुख्य जो भाग है वो इस प्रकार से चलती हुई वो इस प्रकार से वापस ऊपर की तरफ ये निकल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके अंदर आपका सोम, जाखम जो है वो बाढ़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको माही नदी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा ये जो रीजन है पूरा का पूरा रिवर्स मेड है, यानी हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल्स पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, तो रॉ मटेरियल यानी जो वहां पर आपको एग्रीकल्चर की सुविधाएं ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम राजस्थान के पूरे के पूरे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो भाग है जो पूरी मैदान जिसके अंतर्गत कहा जाता है, तो लगभग राज्य का टोटल क्षेत्रफल यानी राजस्थान का जितना भी जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का लगभग 23.03%, 23.03% जो भाग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आपको 23.03 जो प्रतिशत है वो यहाँ पर क्षेत्रफल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये तो है इसका एरिया यानी
ये इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान की जितनी भी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग 39% जो है वो जो भाग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी और हाईली पॉपुलेटेड रीजन आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस रीजन की हम बात करते हैं तो इस रीजन की जो प्रकृति, सबसे पहले हम फिजिकल सेटिंग की अगर बात करें, फिजिकल फीचर्स किस प्रकार का है, तो पूरा का पूरा ये जो जियोग्राफिकल जो लैंड है उसके अंतर्गत बहुत सारी आपको विविधता यानी डिफरेंशिएशंस आपको देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। तो उसका जो उत्तरी भाग है यानी इस प्रदेश का जो नदन पार्ट है वहां पर आपको एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है जो काफी प्रोडक्टिव मानी जाती है कृषि के लिए। हर प्रकार की फसल इसके अंतर्गत उगाई जा सकती है। इस पर कुछ शिष्ट और क्वार्टजाइट की एकाकी पहाड़ियां भी देखने को मिलती है, यानी कुछ छोटी छोटी क्वार्टजाइट और शिष्ट की पहाड़ियां देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्व का जो भाग है यानी इसी रीजन का जो दक्षिण पूर्व है वहां पर सैंडस्टोन देखने को मिलता है जो अपर विंध्यन समूह का है, यानी विंध्याचल पर्वत यानी विंध्यन जो कगार का जो क्षेत्र है वहां पर आपको सैंडस्टोन का क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बनास बेसिन है, वापिस जलोढ़ मृदा से युक्त है। दिल्ली क्रम की जो चट्टाने हैं वो टोंक के साथ आसपास के क्षेत्र में पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है और सवाई माधोपुर में आपको प्री अरावली विंध्यन की परतदार शिले देखने को मिलती है। तो पूरा का पूरा राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, यानी ऊपर का जो भाग है यहाँ पर हरियाणा से लगता है, यहाँ पर यूपी से लगता है, यहाँ पर एमपी से लगता है। तो एक इंटरकनेक्टेड यानी दूसरे राज्यों से साथ इसका कनेक्शन भी है। और दिल्ली के कुछ भाग तो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत यानी अलवर का जो भाग है वो एनसीआर के अंतर्गत आ गया, दिल्ली का भी आ गया और भरतपुर का भी आ गया, यानी इन दोनों के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके दिल्ली और आगरा ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में ये डेवलप हो रहा है। भरतपुर भी आपके जिसे राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है ये भी एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसके एडजेंडिंग में जो आपका राजधानी क्षेत्र है जयपुर जोधपुर भी इसके काफी विकसित हो गए। तो यहाँ पर मेनली जगह पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो मेनली जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां जो है और उन नदियों का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो बनास नदी का ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर, बनास नदी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चंबल नदी का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, माही नदी का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर लिख रखा वन, वन का अर्थ होगा ये रहा वन, इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको यमुनांतर पर यानी यमुना और यमुना की सहायक नदियां देखने को मिलती है। ये जो सेकंड जो देख रखा, थर्ड जो लिख रखा है, इस थर्ड के अंतर्गत आपको उत्तरी चंबली प्रदेश और जो सेकंड है यानी ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको बनास नदी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यही रीजन है कि ये काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। यहाँ के सरफेस या धरातल की बात करें तो धरातल दृष्टि से ये काफी मैदानी प्रदेश है, किंतु सवाई माधोपुर और धौलपुर के बीच में आपको छोटी छोटी सी पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। उत्तरी एवं मध्य भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा के मैदानी भाग इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ इस राज्य के जो सबसे दक्षिण तक के जो भाग है जिसको मध्य माही का क्षेत्र कहा जाता है, इन्हें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के भी मैदानी जो भाग है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग है जो गंगा यमुना मैदान से नहीं, यानी उत्तरी पूर्व यानी जो नदन पार्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस मैदान के अंतर्गत पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आपको काफी विविधताएं देखने को मिलती है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं के साथ ये काफी डेवलप्ड रीजन देखने को मिलता है। यमुना के जो मैदान है, यमुना के मैदान का अर्थ हो गया जो क्षेत्र आपके भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर, यानी यमुना का मैदान जो पश्चिमेत्तर भाग है, यानी इस मैदान का सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है वह यमुना के मैदान के अंतर्गत जाना जाता है। वहां पर जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल उपजाऊ जिसे कांप मिट्टी भी कहा जाता है वो देखने को मिलता है। इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ी का अर्थ होता है एक पहाड़ी यहाँ पर है फिर वापस यहाँ आ गई, दो चार यहाँ आ गई फिर वापस यहाँ आ गई। इस प्रकार की जो पहाड़ियों का जो रीजन होता है यानी कंटिन्यू ना होकर बिखरी हुई जो पहाड़ियां मिलती हैं, इस प्रकार का क्षेत्र देखने को मिलता है जहां पर यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको डांग कहा जाता है। डांग पहाड़ियां देखने को मिलती है। धौलपुर जो जिला है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में ये पहाड़ियां स्थित है। भरतपुर के पूर्व में मंडहोली नाम की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है
216 मीटर है। यानी हम जब पूर्वोत्तर प्रदेश यानी जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का, उसके बारे में अगर डिटेल से स्टडी करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों के बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। फिर हम बनास बेसिन की बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो बनास और बनास नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बीच का जो मैदान है वो काफी समतल मैदान है। इसके आसपास में आपको छोटी छोटी पहाड़ियां और करौली क्षेत्र में आपको कुछ बड़ी पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। नदियों के द्वारा काफी स्थान जो है पूरा का पूरा कटा फटा हुआ देखने को मिलता है। धौलपुर सवाई माधोपुर में चंबल नदी के सारे काफी अत्यधिक कटा हुआ है, तो वहां पर बीहड़ बने। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कटा फटा क्षेत्र, जिस प्रकार से पानी जो बहता है, तो बहते हुए पानी जब के द्वारा जब नालियां बन जाती हैं, जिस प्रकार से आपने चंबल के डाकुओं की को मूवी देखी होगी, फूलन देवी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो फूलन देवी है, तो फूलन देवी का जो ओरिजिन का जो रीजन है वो यही रीजन है। तो वहां पर चंबल के डाकू रहते हैं या चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। तो बीहड़ जो होते हैं काफी कटाव वाले क्षेत्र होते हैं, और जो कटाव होता है उसे गुल्ली इरोजन कहते हैं। गुल्ली इरोजन का अर्थ होता है कि इस प्रकार से पानी नालियां बना देता है। बीच का जो भाग होता है वो काफी ऊंचा रहता है, बीच में इस प्रकार के खाली क्षेत्र होता है वहां पर। तो इस प्रकार की नालियों के अंतर्गत आपके डाकू छुपे हुए रहते हैं। तो अवनलिका अपर्दन कह लीजिए या गुल्ली इरोजन कह लीजिए, या इस प्रकार की जो टोपोग्राफी बनती है तो उसको बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बैड लैंड टोपोग्राफी, या फिर इसके लिए एक टर्म यूज ली जाती है उत्खात भूमि। तो उत्खात भूमि जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस प्रदेश के में बहने वाली जो नदियों की बात करें तो चंबल, बाणगंगा, गंभीर, रूपारेल, पार्वती, बनास, मोरेल, मानसी, सहोदरा, ये कुछ नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वह मैदान से या मैदान के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम इसको बात करें कि इसका जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मुख्य रूप से इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो भाग है उसको कहा जाता है, सबसे ऊपर वाला जो है उसे कहा जाता है बनास बेसिन। बनास बेसिन की बात करें तो बनास और बनास की जो सहायक नदियां, अब बनास और बनास की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो बनास की जो सहायक नदियां है उसके अंतर्गत आपके खारी नदी है, मोरेल है, ये खारी है, मोरेल है, फिर उसके बाद आपके बेड़च नदी है, बेड़च के अलावा यहाँ पर आपको मैनाल नदी है, मैनाल के बाद आप यहाँ पर कोठारी नदी देखेंगे, कोठारी के अलावा यहाँ पर काली सील नदी के नाम से यहाँ पर नदी देखने को मिलेगी, और एक माशी या फिर मानसी नाम की यहाँ पर नदी देखने को मिलती है। ये काफी सिंचित क्षेत्र है। तो एक तो सबसे पहला हो गया आपका बनास बेसिन। दूसरा जो क्षेत्र है जो यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी जो ये प्लेन है, इस प्लेन को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है आपका चंबल का बेसिन। अब चंबल का बेसिन है तो इसके अंदर चंबल और चंबल की सहायक नदियां आएगी। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसकी बात करें तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत आपके चंबल की जितने भी जो ट्रिब्यूटरी है वो सहायक इसके अंतर्गत आएगी। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उत्खात भूमि, मैंने कहा था उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि को हम इंग्लिश में बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो बैडलैंड टोपोग्राफी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बैडलैंड टोपोग्राफी है, ये क्रिएट कैसे होती है? क्रिएट का अर्थ होता है कि इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण जो है वह है अवनलिका। अवनलिका अवनलिका अपर्दन जो है आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के अवनलिका अपर्दन को इंग्लिश में कहा जाता है गुल्ली इरोजन। तो ये आपके गुल्ली इरोजन जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इस भाग के अंतर्गत इस प्रकार की जो विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कांप मिट्टी के जमाव यानी एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलती है। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बीहड़ के रूप में जाना जाता है, जहां पर चोर और डाकुओं का आतंक रहता है। जिलों की बात करें तो ये जो चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, तो कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, और फिर इसके बाद है टोंक, सवाई माधोपुर,
ये कुछ जिले हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करौली के अलावा यहाँ पर एक और लिख दीजिए जिसका नाम है धौलपुर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मुख्य जिले हैं जो यहाँ पर इस रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इसी रीजन के अंतर्गत जैसे कि हमने कहा कि इसके दक्षिणी भाग के अंतर्गत आपके डांग का क्षेत्र देखने को मिलता है। लास्ट जो क्षेत्र है तीसरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है, यानी इसी मैदान का जो सबसे नीचे वाला जो भाग है जिसे हम माही बेसिन के नाम से जानते हैं। माही बेसिन, या इसे एक और टर्म यूज की जाती है वो है छप्पन का मैदान। छप्पन का जो मैदान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो छप्पन का मैदान क्या है, तो छप्पन के मैदान की बात करें तो बेसिकली जो छप्पन का मैदान जो है वह बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है उस डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र होता है वह छप्पन का मैदान कहलाता है। इसी प्रकार से और यहाँ पर एक मैदान पाया जाता है, जैसे कि हम अगर बात करें कांठल का मैदान की बात करें तो कांठल का जो मैदान है वो स्थित है आपके प्रतापगढ़ का वह भाग जो माही नदी के पास है, यानी माही नदी के पास स्थित प्रतापगढ़ जिले का जो भाग है वह कांठल के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा यहाँ पर एक और मैदान पाया जाता है जिसे मेवल कहा जाता है, और मेवल का अर्थ होता है जो भाग डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेवल। इसी प्रकार से एक और शब्द यूज लिया जाता है वो है वागड़। अब वागड़ का अर्थ क्या होता है? वागड़ का अर्थ होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच जो कटाफटा, यानी काफी ज्यादा कटाफटा नदियों द्वारा कटाफटा जो मैदान है उसे कांठल का वागड़ का मैदान भी कहा जाता है, यानी जहां पर गुजराती और राजस्थानी भाषा का मिक्सअप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के 3 भाग यहाँ पर आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र के अगर क्लाइमेट की बात करें कि किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, तो जलवायु की दृष्टि से उष्ण और आर्द्र है। उष्ण यानी काफी गर्मी भी रहती है और बारिश भी अच्छी देखने को मिलती है। राज्य के पूर्वोत्तर जितने भी भाग होते हैं, भाग जो है वहां पर आपके अरावली के जो पूर्वी जो भाग है वहां पर अत्यधिक बारिश, यानी आपके पश्चिमी भाग से कंपेरेटिवली अच्छी बारिश देखने को मिल जाती है। तो वार्षिक वर्षा जो है लगभग 65 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, जो हर साल बदलती रहती है। संपूर्ण वर्षा का 80% जो भाग है वो जुलाई से सितंबर के बाद, यानी जुलाई से सितंबर तक लगभग पूरी बारिश हो जाती है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर बारिश चलती रहती है। 24 घंटों में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 47 डिग्री तक पहुंच जाता है और लोवेस्ट जो टेम्परेचर जो रहता है वो 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। बाकी ये गर्मियों के समय और शीतकाल की बात करें तो 4 से 8 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान भी पहुंच जाता है, यानी काफी ठंडा क्षेत्र भी ये हो जाता है। बाकी पूरे जो क्षेत्र की जलवायु काफी सम प्रकार की है, यानी न तो ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। गर्मियों के समय यहाँ पर भी आंधियां चलती है और बारिश के समय में यहाँ पर काफी बारिश यानी मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी पाई जाती है? तो प्राकृतिक वनस्पतियों में यहाँ पर डेसिडियस यानी पतझड़ वाले जो वन है वो देखने को मिलते हैं, जो गर्मियों के आते ही अपने पत्तों को गिराते हैं। और पतझड़ वाले वनों की विशेषता क्या होती है? इनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती है, जिसके अंतर्गत आपके ढाक की 3 पात आपने सुना होगा, और जो खैर है जिससे कत्था बनाया जाता है, ये जो वृक्ष है यहाँ पर व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है जहां पर चंबल के जो बीहड़ पाए जाते हैं, जो अवनलिका अपर्दन का क्षेत्र या गुल्ली इरोजन का क्षेत्र कह लीजिए या बैडलैंड टोपोग्राफी है, वहां पर झाड़ियां, घास और बिखरी हुई वनस्पति, चित्री का अर्थ होता है बिखरी हुई वनस्पति देखने को मिलती है। टोंक जो जिला है उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको तेंदू के जो पत्ते होते हैं उसका आपको पता होगा
कि जो पत्तल बनाए जाते हैं भोजन करने के, जो ये तेंदू के पत्तों की बीड़ी भी बनाई जाती है। बीड़ी का जो खोल होता है वो महुआ जो होता है उसके फूलों से शराब बनाई जाती है। गूलर, कारा, खैर, बबूल, बेर, आम, धोकड़ा जो वन होते हैं जो राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाया जाता है, वो वृक्ष यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत भी आपको पर्याप्त रूप में यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ तेंदू, खिरनी, गुर्जन, बांस, खिजड़ा, खेर, हिंगोट नाम के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये जो लोकल वृक्ष है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्र में यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो घास उगी रहती है जिसको बीड़ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। डीग के निकट मंडेरा का बीड़ जो है वो प्रसिद्ध है। तो बीड़ क्या है? जहां पर प्राकृतिक रूप से घास उग जाती है, अपना आप जो घास के जो मैदान बन जाते हैं उसे बीड़ के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। बनास नदी का जो बेसिन है वहां पर चिकनी व रेतीली मिट्टी, घाटियों के अंतर्गत आपको एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। भरतपुर के क्षेत्र में आपको काली दोमट मृदा जिसे चिकनौट कहा जाता है, भूली मृदा जिसे मटियार कहा जाता है, दोमट, कछार व अनुपजाऊ रेतीली मृदा भी भूड़ जिसे कहा जाता है भूड़, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो कहीं कहीं पर आपको सवाई माधोपुर वाले जो चित्र हैं वहां पर आपको काली नदी के जो भाग है, काली मिट्टी के जो भाग है वो भी देखने को मिलते हैं। तो काली मिट्टी और उसके साथ साथ हल्की पीली और भूरी मृदा भी देखने को मिलती है। इस पूरे रीजन में सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसका आर्थिक स्वरूप। अब आर्थिक स्वरूप जो निर्धारित करता है वो डिपेंड करता है कृषि पर, क्योंकि कृषि जो है वह उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल को क्रिएट करती है। तो रॉ मटेरियल की तरह से देखें तो कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर सिंचाई की बेहतर सुविधाएं हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधाएं के साथ साथ ये वह क्षेत्र है जहां पर एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है, नदियों द्वारा सिंचित है, बारिश का भी अच्छा परसेंटेज है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है काफी अधिक देखने को मिलता है। तो पर्याप्त वर्षा व उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि उपजों का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत आपके गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, मक्का, उड़द, मूंग और अरहर, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, मिर्च जैसी फसलें यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उपजाई जाती है। इसके अलावा फल सब्जियों का उत्पादन भी होता है। सिंचाई की बेहतर सुविधा है और साल में लगभग 2 फसलें भी ये ले लेते हैं। सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कुओं का काफी अधिक प्रचलन है। इसके अलावा यहाँ पर नहरें और तालाबों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, यानी अधिकांश जो सिंचाई का जो मुख्य जो स्रोत है वो है कुएं। भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर अलग अलग आकार के लगभग 200 बांध बनाए गए हैं। 200 बांध बनाए गए हैं। तो बांध बनाए गए हैं, इसके पीछे जरूरी है कि वहां पर जो ग्रहण अधिग्रहण का जो क्षेत्र है वो काफी अधिक होगा, यानी वहां पर पानी काफी अधिक इकट्ठा होता होगा। और पानी जब इकट्ठा होता है जब बारिश होती है या फिर वहां पर अधिक नदियां देखने को मिलती है। तो सीमित रूप से यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता रहती है। भरतपुर फीडर और गुड़गांव यमुना नहरों से भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। टोंक के अंतर्गत लगभग 25,000 से अधिक कुएं देखने को मिलते हैं। नदियों के निकट सीधे नदी के जल को रहट क्या होता है सब शायद परिचित होंगे। रहट बैलों के द्वारा उसको पानी को खींच कर, यानी गोल गोल उसके अंदर एक गिरनी घूमती है, उसमें से पानी जो है वो खेतों के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो इस प्रकार के भी कार्य यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा छोटी मोटी सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर प्रचलित है। खनिजों की बात करें तो खनिज संपदा की दृष्टि से ये काफी निर्धन क्षेत्र है। अब निर्धन क्षेत्र क्यों? कि यहाँ पर ज्यादातर जो क्षेत्र है वहां पर मिट्टी के जमाव है, पत्थरों के जमाव कम है। तो यहाँ का प्रमुख जो खनिज है वो इमारती पत्थर है, और इमारती पत्थर भी यहाँ पर धौलपुर के जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। तो विंध्यन क्षेत्र का जो बालू पत्थर है यानी जो सैंड स्टोन है वहां पर इमारतों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आगरा, सीकर, डीग और मथुरा के जो प्रसिद्ध भवन है उनका निर्माण भी इसी प्रकार के बालू पत्थर यानी सैंड स्टोन से हुआ। जिस प्रकार से हमारे आसपास के क्षेत्र में जोधपुर के जो पत्थर मिलते हैं उसी प्रकार से वहां पर भी सैंड स्टोन देखने को मिलता है। इसके अलावा बनास बेसिन में आपको अभ्रक के भंडार देखने को मिलते हैं। राजमहल क्षेत्र है वहां पर गॉर्नेट, सॉप स्टोन, निवई जो टोंक के अंतर्गत है देखने को मिलता है। लोहा बर्थल के निकट आपको सीमित मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जिप्सम, मैग्नीज, तांबा, सिलिका भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका खनन यानी लाभकारी खनन यहाँ पर अभी तक शुरू नहीं किया गया है। कुछ चूने के पत्थर के भंडार सवाई माधोपुर और गंगापुर जिलों तहसीलों के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसका उपयोग यहाँ पर सीमेंट बनाने के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा चाइना क्ले और घिया पत्थर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ये वह रीजन है जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफी विकसित है, लेकिन यहाँ पर खनिजों का जो उत्खनन है वो काफी सीमित मात्रा में ही हो पाया है। औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये प्रदेश पिछड़ा
हुआ है, लेकिन पिछड़ा हुआ अब लगभग नहीं है। अब कंपेरेटली पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जितने भी आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह है इसी क्षेत्र के अंतर्गत डेवलप हुई है। लेकिन पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे ये भी कारण दिया जा सकता है कि जिस प्रकार से केवल रॉ मटेरियल से हम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, हमें अगर किसी प्रकार से कोई उद्योग लगाना है तो उसके साथ साथ हमें श्रमिकों की आवश्यकता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है, हमें राजकीय जो नीति और संरक्षण है उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा इसको पर्याप्त सहयोग नहीं दिया गया है। फिर भी यहाँ पर भरतपुर के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया मशीनरी लिमिटेड, जिसे सिमको कहा जाता है, सिमको जो है वहां पर आपके यानी रेल के डब्बे डब्बे बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा धौलपुर के अंतर्गत हाईटेक ग्लास फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थापित की गई है। सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्ट्री है। इसके अलावा धातु उद्योग, तेल उद्योग, रसायन उद्योग का भी यहाँ पर काफी कम मात्रा में विकास हुआ है। कुटीर जो उद्योग है वो काफी अधिक यहाँ पर विकसित हुआ है। जैसे कि भरतपुर की बात करें तो वहां पर आपको तेल की रिफाइनरीज वगैरह है, यानी जो खाद्य तेल है वहां जिसमें इंजन छाप जो तेल है वो आपको वहां पर प्रसिद्ध जो सरसों का तेल है वहीं से उसका उत्पादन होता है। इसके अलावा टोंक के अंतर्गत नमदा, नमदा का अर्थ होता है जिस प्रकार से कालीन नाम जैसा जो सॉफ्ट मोटा सा जो दरी बनाई जाती है उसको नमदा कहा जाता है। इसके अलावा दरी, निवाड़ उद्योग इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीड़ी बनाने के कारखाने, हैंडलूम, रंग छपाई, चमड़े के जो सामान बनाने के कुटीर कार उद्योग जो है आपको देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये जो प्रदेश है वो पर्याप्त विकसित हुआ है। इसे राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है, ईस्टर्न गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट से यानी ईस्टर्न पार्ट से जितने भी जो स्टेट्स है उसको राजस्थान के लिए अंदर प्रवेश करने के लिए भरतपुर के या इसी क्षेत्र के होते हुए अंदर प्रवेश करना होता है। यहाँ पर काफी पुराने समय से ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। सड़कों का जो सघन जाल यहाँ पर बिछा गया है, कुल लगभग 4552 किलोमीटर लंबे यहाँ पर सड़कों की लंबाई है। इसके अलावा 131 किलोमीटर नेशनल हाईवे तथा 2076 किलोमीटर यहाँ पर लंबी सड़कें, डामर की सड़कें देखने यानी पक्की सड़कें देखने को मिलती है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 व 2 गुजरते हैं। इसके अलावा कोटा से जयपुर जाने वाला मार्ग जो निवाई, टोंक, देवली से होता जाता है यहीं पर स्थित है। इसी प्रकार से टोंक से निवाई, सवाई माधोपुर, मालपुरा, टोडा राय सिंह होते हुए एक रास्ता इधर जाता है। इसके अलावा मालपुरा, दूदू, धौलपुर, भरतपुर डीग से नगर से सेमली, सवाई माधोपुर, दौसा, ये सारे जो रास्ते सड़क मार्ग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रेल मार्गों की बात करें तो सवाई माधोपुर में यहाँ पर इसका पर्याप्त विकास हुआ है। सवाई माधोपुर के अंदर एक बड़ा रेलवे जंक्शन है जो जयपुर, कोटा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, मुंबई से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जयपुर मुंबई और दिल्ली मुंबई जाला जो रेल मार्ग है वो इसी वे से गुजरता है। भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र में डुपरिया, रानीगंज, बयाना, रूपवास, नंदबई से भरतपुर से चिकसाना, मनिया से जजन, ये अन्य रेल मार्ग छोटे छोटे जो रेल मार्ग है इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर धौलपुर से वांतपुरा राज्य की एकमात्र नैरो गेज यानी नैरो गेज जो है, जैसे कि आपको रेलवे के अंतर्गत आपको 3 गेज देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज और सबसे छोटा जो होता है वो उसको नैरो गेज कहा जाता है। काफी पटरियों के बीच का जो गैप होता है वो काफी छोटा होता है, तो नैरो गेज लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा टोंक एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां पर आपको एक भी रेल मार्ग की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा चानानी, निवाई, सिरस, जयपुर, सवाई माधोपुर रेल मार्ग के यहाँ पर स्टेशन देखने को मिलते हैं। जयपुर से टोडाराय सिंह मार्ग पर मालपुरा, टोडाराय जो है प्रमुख स्थान है, परंतु इस मार्ग पर अभी रेल मार्ग हटा दिया गया है। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं, इस रीजन के अंतर्गत पॉपुलेशन किस प्रकार से है। तो राज्य की लगभग हमने कहा था 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घनत्व वाले यानी जो जिले हैं वहीं पर भरतपुर जो है वहां पर आपको 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। और पिछले 10 सालों के अंतर्गत यहाँ की जो 21.39% जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा जो प्रमुख जो जिला है वह है धौलपुर 398, सवाई माधोपुर का 297, करौली में आपके 264 और टोंक के अंतर्गत 198 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर क्या यहाँ पर आपको डेंसिटी देखने को मिलता है। 2011 में जो जनगणना हुई उसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो भरतपुर के अंतर्गत रही थी। इसी जिले में 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व आपको देखने को मिलता है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सघन यानी डेंसिटी जो है काफी अधिक देखने को मिलती है।
इसी प्रकार से सबसे कम जो डेंसिटी है 198 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपको टोंक के अंतर्गत देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि की दर है जो इसको सारणी के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो प्रतिशत जनसंख्या 22.79 रही वो जो धौलपुर जिले के अंतर्गत बढ़ोतरी रही है, और सबसे कम जो है 17.33% जो है वह टोंक के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से भरतपुर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करें तो टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन, अन्य नगरों में जिसमें धौलपुर, कामा नगर, डीग, नदबई, कुम्हेर, भुसावर, वैर, बयाना जो आपके ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भरतपुर के अंतर्गत है, बाड़ी, राजाखेड़ा, देवली, निवाई, मालपुरा, टोडा रायसिंह, उनियारा, करौली, ये जो टोडा भीम तथा महुआ, ये सारे सारे जो है बड़े बड़े यहाँ पर शहर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ईस्टर्न जो प्लेन है वो काफी विशिष्ट क्षेत्र है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, और खनिज सीमित मात्रा में पाए जाता है। परिवहन की उत्तम सुविधा है। भरतपुर का घना पक्षी विहार और सवाई माधोपुर के जो रणथंबोर जो उद्यान है वो या रणथंबोर के जो किले हैं वो काफी यहाँ पर विकसित रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ईस्टर्न प्लेन डिटेल से हमने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम हमारा एक लास्ट रीजन रहेगा हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।